नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पीईबी के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी में सामान्य विज्ञान के पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आज हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं रक्त से जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक पीईबी के द्वारा और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने रक्त का थ्योरी वो है वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको नॉर्मल सी सारी जानकारी मिल जाएंगी और एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो भी आपने देख लिया होगा। वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको एक एक प्रश्न करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी या अन्य पीईबी की परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछी जाती है सभी को कवर करेगा ये वीडियो। बिल्कुल आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, जो आपको पता नहीं है उसको नोट करते जाइएगा और एक एक करके डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि कहीं से भी उठा के लिया गया हो। सारे के सारे प्रश्न पीईबी के द्वारा पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटी कोगुलेंट है, क्या है? हेरोडिन, हेपेरिन, फाइब्रोनिजन या सेरोटोनिन। सबसे पहले तो समझना होता है हमें प्रश्न को, प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए, एंटी कोगुलेंट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? बताइए। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है ऐसा कौन सा पदार्थ है किसमें? मानव रक्त में। ऐसा कौन सा पदार्थ है मानव रक्त में जो कि आपके रक्त को रक्त वाहिकाओं में यानी शरीर के अंदर जमने से रोकता है। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। जैसे कि आपको घाव या चोट लगती है तो रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कोशिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है? वो कह रहा है एंटी कोगुलेंट। तो इस शब्द को आप नोट करके रख लीजिएगा। इस शब्द का अर्थ आपको अभी अभी मैंने बताया है। तो आप अच्छे से आंसर का समझ गए होंगे कि सर एंटी कोगुलेंट यानी रक्त को जमने से रोकता है वो है हेपेरिन। हेपेरिन क्या है? अब यहाँ पर एक प्रश्न और क्रॉस क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं। हेपेरिन क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है? तो हेपेरिन एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो क्या करता है शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उसमें आपके जो रक्त को जमने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही एक किसकी हवा वायु के जैसे ही संपर्क में आता है तो ये जो है इसको जमने की अनुमति देता है। यानी प्रोथ्राम्बिन है उसको जमने के लिए स्थिति प्रदान कर देता है। कौन? हेपेरिन। ठीक है, प्रोथ्राम्बिन को जमने की स्थिति प्रदान कर देता है। कौन? हेपेरिन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वो भी एमपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों के पत्तों में पदार्थ का रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन, वो है। या रक्त के पदार्थ का रंग देता है वो है हीमोग्लोबिन। या दूध में उपलब्ध यौगिक है हीमोग्लोबिन। या फिर यौगिक जो मस्तिष्क को संकेत संचार करता है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है क्या? तो हीमोग्लोबिन आप अच्छे से जानते हैं कि जो है क्या करता है, रक्त के पदार्थ का रक्त के रंग का निर्धारण करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, प्लाज्मा में? तो आप कहेंगे सर आरबीसी में। अभी अभी तो पढ़ के आए हैं, पिछले वीडियो में देख के आए हैं। किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक जो प्रक्रम है उसमें थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन में, प्रजनन में, रक्त जमाव में या वृद्धि में? तो आप कहेंगे सर जो थ्रोम्बिन का काम है वो किस कार्य में है? रक्त के जमाव में। किस में? रक्त के जमाव में, यानी रक्त के थक्का जमाने के लिए कार्य आता है। कौन? थ्रोम्बिन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, रुधिर का शुद्धिकरण होता है। रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, गुर्दों में, फेफड़ों में या फिर हड्डियों में? तो रुधिर का शुद्धिकरण होता क्या है? सबसे पहले तो देखिए, रुधिर का शुद्ध या अशुद्ध होना। अब रुधिर नहाएगा तो नहीं,
तो शुद्ध या अशुद्ध होना कैसे डिसाइड होता है? तो अगर रुधिर में O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा है तो वो शुद्ध है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो अशुद्ध है। यानी रुधिर में, खून में ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? हृदय में, गुर्दे में, हड्डियों में, या फिर फेफड़ों में? आप कहोगे सर हम सांस लेते हैं फेफड़ों से, यानी रुधिर में जो है ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? फेफड़ों में। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, कोशिका द्रव्य के कारण, या फिर प्लेटलेट के कारण? बताइए। तो रक्त का जो लाल रंग है वो होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अब बताइए, हीमोग्लोबिन अभी अभी प्रश्न में पढ़ा था, किसमें होता है? आरबीसी में। किसमें? आरबीसी में। अब एक नाम सुना सुना सा आपको लग रहा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है बताइए, जल्दी से बताइए क्या है क्लोरोफिल। तो आप कहेंगे क्लोरोफिल एक पदार्थ है जो कि किसमें? हरी पत्तियों और पौधों में पाया जाता है, जिससे हरे वर्ण का रंग देता है। हरा रंग जो देता है पत्तियों को वो कौन देता है? क्लोरोफिल देता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल पत्तियों में रंग देता है और हीमोग्लोबिन आपके रक्त में रंग देता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? प्लेटलेट के कारण, श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण, ऑक्सीजन के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण? तो अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा है? अभी जो पिछला वीडियो देखा होगा जिसने, उसमें हमने क्लियर बताया था श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। वहाँ पे हमने श्वेत रक्त कणिकाओं के 3 प्रकार बताए थे, केवल 3 प्रकार। कौन कौन से? उसमें लिम्फोसाइट भी बताया था, उसमें और कौन सा प्रकार बताया था? मोनोसाइट भी बताया था, और उसी में थोड़ी सा पहले हमने बताया था एरिथ्रोसाइट, जो कि किसका भाग ही नहीं है? किसका? WBC का। एरिथ्रोसाइट जो है, रेथ्रोसाइट आरबीसी, रेथ्रोसाइट आरबीसी, रेथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को। किसको? आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स को बोला जाता है रेथ्रोसाइट। किसको? आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, यानी कि एरिथ्रोसाइट तो आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट आपका अलग हो गया क्योंकि ये आरबीसी है। यहाँ बात हो रही है श्वेत रक्त कोशिका की। तो श्वेत रक्त कोशिका में बताया था आपको कि एक होता है एंटीबॉडी, एक क्या होता है? एंटीबॉडी, और दूसरा जो होता है वो होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट, और तीसरा होता है मोनोसाइट। इनके कार्य भी बताए थे। एंटीबॉडी क्या है? पहरेदारी करता है कि कोई रोग तो नहीं आ रहा है, पहरेदारी करता है कौन? एंटीबॉडी। इसके बाद इसने देख लिया कि कोई रोग आ रहा है, ठीक है, एंटीबॉडी ने, तो जल्दी से भाग के जाता है किसके पास? लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट के पास जाएगा और कहेगा भैया कोई रोग आ रहा है, चलो मारना है। तो लिम्फोसाइट गया और धड़ाम से उसको मार के आ गया। अब बची उसकी वहाँ डेड बॉडी, बीमारी की डेड बॉडी वहाँ पे बेचारे की डली है। तो उसको जो है खाने के लिए कौन जाएगा? मोनोसाइट। फिर जाएगा एंटीबॉडी जल्दी से मोनोसाइट के पास, दादा एक रोग आया था, लिम्फोसाइट भाई साहब ने मार दिया, चलो थोड़ी सी डेड बॉडी डली खा लो। मोनोसाइट गया और उसको खा लेता है, तो पेटू हो जाता है, मतलब खब्बा बोल सकते हैं। खाने वाला कौन है? मोनोसाइट। यानी हर चीज़ को खाते ही रहता है मोनोसाइट, तो इसका आकार भी कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो WBC में हमने अच्छे से बताया था, जो सबसे बड़ा होता है वो कौन होता है? मोनोसाइट। उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर भी इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो रक्त का अलग से वीडियो डला है, उसको देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 90 से 100 दिन, 100 से 120 दिन, 70 से 90 दिन, या 120 से 180 दिन? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आप कहेंगे लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल बताया था, आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन। ठीक है, इसके बाद WBC का जीवन काल बताया था कितना? 4 दिन। ठीक है, इसके बाद प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना बताया था?
7 दिन। कितना? 7 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का बताया था? 7 दिन का। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 100 से 120 दिन का होता है। आंसर हो जाएगा 12 नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? सभी अकशेरुओं में, केवल कशेरुकियों में, या अंटार्कटिका हिम मछलियों में, या फिर कॉकरोच तथा केंचुओं में? जल प्रहरी में पूछा गया सवाल है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? बताइए, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। तो हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है केवल कशेरुकियों में। किसमें? कशेरुकियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए, ये क्या होते हैं? तो ये वे जीव होते हैं जिनमें जो है वो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्या? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वो जीव क्या कहलाते हैं? कशेरुकी। तो हीमोग्लोबिन किसमें? केवल कशेरुकियों में पाया जाता है। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हीं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, लाल रुधिर कोशिका तथा श्वेत रुधिर कोशिका का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का और सफेद रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, थाइमस में, आलंद भित्ति में, या लसिका गांठों में? तो आपको पता है जो लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या होती है? अस्थि मज्जा देखिए, हड्डियों के भीतर, जो हड्डी होती हैं आपकी हड्डियों के भीतर एक संरचना होती है। हड्डियों के भीतर जाले जैसी संरचना होती है, स्पंज जैसी। वहाँ पे निर्माण होता है किसका? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, यानी लाल रक्त कणिकाओं का और श्वेत रक्त कणिकाओं का। हड्डियों के भीतर होती है अस्थि मज्जा, जहाँ पर इसका निर्माण होता है। और ये लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ पर जाके मरती हैं? तो अब वो मरती हैं आपकी स्प्लीन में। कहाँ पर? स्प्लीन में। स्प्लीन में जाके मरती हैं। तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहेंगे स्प्लीन को, और जन्म स्थान कहेंगे अस्थि मज्जा को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर में सूक्ष्मतम रुधिर वाहिका है। शरीर में जो सबसे पतली रुधिर वाहिका है वो क्या है? केशिकाएं हैं, धमनियां हैं, या फिर महाशिरा हैं, या फिर शिरा हैं? क्या है बताइए? सूक्ष्मतर रुधिर वाहिका क्या है? कोशिका, धमनी, महाशिरा या शिरा? बताइए क्या होगा? तो जो शरीर में सूक्ष्मतर रुधिर वाहिका हैं वो क्या हो जाएंगी? वो होंगी आपकी केशिकाएं। वो क्या होंगी? केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले धमनियों का विभाजन करेंगे आप, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले जो निकलेंगी हृदय से वो क्या निकलती हैं? धमनियाँ। जैसे मान लीजिए मोटी मोटी जो होती हैं वो निकलती हैं धमनियाँ। इसके बाद जो मोटी मोटी निकली वो हुई धमनियाँ, और धमनियों से जो बटके निकली, जो धमनियों से बटके निकली वो आगे जाके जो है किस में बट जाती हैं? बारीक पतली पतली केशिकाओं में बढ़ जाती हैं। किसमें? केशिकाओं में। जो मोटी होती हैं वो धमनियाँ, और जो धमनियों से पतली पतली भागों में बढ़ जाती हैं वो होती हैं केशिकाएं। तो रुधिर के लिए सूक्ष्मतम वाहिका है वो है केशिकाएं। और अगर शिरा और महाशिरा की बात की जाए तो उसी प्रकार शिरा और महाशिरा भी होती हैं। जिस प्रकार धमनी मोटी और केशिकाएं पतली, उसी प्रकार शिराएं मोटी और महाशिरा पतली होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त का कौन सा भाग रक्त का अधिक आयतन बनाता है? यहाँ पर सीधे पूरे ब्लड में पूछ रहा है कि रक्त का कौन सा भाग रक्त का अधिकतम आयतन बनाता है? लाल रुधिर कोशिका, या फिर प्लाज्मा, या फिर रक्त प्रोटीन, या फिर श्वेत रुधिर कोशिका? तो रक्त को आप नॉर्मली कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। रक्त को कितने भागों में बांटते हैं आप? रक्त को 2 भागों में। नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा, जो टोटल रक्त का होता है 60%। और दूसरा होता है रुधिराणु। रुधिराणु जो कुल रक्त का कितना बचता है? वो बचता है 40%। तो यहाँ पर पूछा है रक्त का कौन सा भाग
अधिक आयतन बनाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर प्लाज्मा है कितना 60%। और जो रुधिराणु है, रुधिराणु के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो वो बटते हैं इस प्रकार, आरबीसी होती है 95%, किसमें, रुधिराणु की बात हो रही है। और यहाँ पर पूछा है रक्त, तो रक्त में अगर कौन से भाग की सबसे ज़्यादा बात होती है, तो रक्त में सबसे ज़्यादा जो आयतन होता है वो होता है किसका, प्लाज्मा का। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। और अगर यहीं पर प्रश्न बन जाता कि रुधिराणु में सबसे ज़्यादा आयतन किसका होता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होता आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का, क्योंकि रुधिराणु में सबसे ज़्यादा आयतन होता है लाल रक्त कोशिकाओं का। और अगर रक्त की बात हुई तो आपका आंसर प्लाज्मा है ही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल होता है 1 सप्ताह का, 1 माह का, 4 माह का या फिर 1 वर्ष का। तो अभी अभी दिनों में पूछा गया था, तो जिसका आंसर निकला था 100 से 120 दिन, यानी कि 4 माह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से ग्लोब्यूलर प्रोटीन है कोलेजन, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, मायोसिन या फिब्रोइन। बताइए ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन सा है। जैसे बताइए। तो ग्लोब्यूलर जो प्रोटीन होता है वो होता है आपका मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंचाई पर रहने पर लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है इसलिए, या फिर शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है इसलिए, या फिर पर्वतीय वायु में जीवाणु अनुपस्थित होते हैं इसलिए, या फिर पर्वतों पर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है इसलिए। यानी ऊंचाई पर रहने पर लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या क्यों बढ़ जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो पर्वत पर जाते हैं उनमें लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, वो इसलिए क्योंकि पर्वतों पर जो है ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, इसलिए उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो है आरबीसी ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, ताकि थोड़ी थोड़ी सी ऑक्सीजन अधिक कंज्यूम कर सके आरबीसी और अधिक ऑक्सीजन को खींच सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त वाहिनी में उपस्थित रक्त का थक्का कहलाता है। रक्त वाहिनी में अगर रक्त के अंदर ही रक्त का थक्का बन गया तो उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस, एग्लूटिनिन या थक्का या थ्रम्बस, क्या कहेंगे बताइए। तो रक्तवाहिनी में उपस्थित रक्त का थक्का जो है वो क्या कहलाएगा, उसको तो कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। जब रक्त का जो थक्का है वो जमता है तो उसको थ्रोम्बोसिस की प्रोसेस कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्राम्बिन तथा रुधिर का थक्का जमने वाले कारक को बनाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न को अच्छे से समझ के कीजिएगा कि कौन सा विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्राम्बिन तथा रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक को बनाने के लिए आवश्यक है। बताइए, थायमिन, फ्लोक्विनोन, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर पायरिडॉक्सिन। बताइए यकृत को किसकी ज़रूरत होती है रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थों के निर्माण के लिए। तो आप अच्छे से जानते हैं कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है, विटामिन के की। कौन से विटामिन की, विटामिन के की। और विटामिन के का जो नाम है वो है फ्लोक्विनोन। क्या है, फ्लोक्विनोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, फ्लोक्विनोन की ज़रूरत होती है प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त दाब को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नो मैनोमीटर का, स्पाइरोमीटर का, थर्मामीटर का या एनीमोमीटर का। बताइए रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ,
बिल्कुल सही है आपका उत्तर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा, रक्तदाब को मापने के लिए आपको स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त का थक्का मापा कैसे जाता है? तो देखिए, जो रक्त का थक्का है, रक्तदाब जो होता है वो होता है 120/80। 120/80, यानी कि जो रक्त है हृदय से जब जाता है तो 120 से जाता है, और जब अंगों से लौट के हृदय को आता है तो 80 से आता है। तो 120/80 होता है रक्तदाब सामान्य इंसान का, और रक्तदाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7, 7.2, 7.4, 7.8। तो आप अच्छे से जानते हैं जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। कितना? 7.4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसके संचयन के कारण संधिवात गठिया होता है। गठिया यानी कि जोड़ों में दर्द जो होता है, किसके संचयन, जोड़ों में किसका जमाव हो जाता है जिसके कारण जो है जोड़ों में संधिवात यानी गठिया रोग हो जाता है? यूरिया के जमाव के कारण, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण, अमोनिया के जमाव के कारण, या फिर ग्वानिन के जमाव के कारण गठिया होता है? किसके जमाव के कारण? तो आप अच्छे से जानते हैं जो है गठिया अत्यंत पीड़ादायक बीमारी है जो कि जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण जो है वो गठिया रोग हो जाता है। यूरिक एसिड की मात्रा अगर आपके खून में ज़्यादा हो गई तो फिर वो जमने लगता है और कैसे गठिया के रूप में आता है सामने। तो यूरिक अम्ल के जमाव के कारण संधिवात या गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव रक्त का रुधिर वर्ण का यानी हीमोग्लोबिन एक स्थिर जटिल यौगिक बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस के साथ यह मानव मृत्यु के कारण बनता है? हीमोग्लोबिन जो है कौन सी गैस के कारण मानव मृत्यु का कारण बन जाता है? सबसे ज़्यादा जो है वो क्या बोलते हैं, संयोजन करता है किसके साथ? तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए फिर आप उत्तर दीजिए। जी हाँ, तो जो है हीमोग्लोबिन एक स्थिर जटिल यौगिक है, और कौन सी गैस के साथ यह मानव मृत्यु का कारण बनता है? तो जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे ज़्यादा जो है जल्दी से कैचिंग पकड़ता है, वो पकड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड अन्य गैसों की अपेक्षा हीमोग्लोबिन से 3 गुना ज़्यादा जल्दी से चिपकती है, इसलिए मानव मौत का जो कारण बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है हीमोग्लोबिन के साथ सम्मिलित हो करके। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 22, कौन सा वर्णक रक्त में लाल रंग देता है? तो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं अभी तक, हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त को लाल रंग देता है। पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं में इनके द्वारा किया जाता है? आरबीसी के द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा, लघु पट्टिका के द्वारा, या प्लाज्मा के द्वारा? तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करने का काम होता है वो किसका होता है? वो होता है आपका आरबीसी का। किसका? आरबीसी का, लाल रक्त कणिकाओं को। और इसको याद रखना आपको, जीवन काल 120 दिन का, कितने का? 120 दिन का, संख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख। ठीक है, इनका जीवन काल 4 दिन का, संख्या डब्ल्यूबीसी की 10,000, इनका जीवन काल 7 दिन का, संख्या 2 लाख। तो आप इतना तो जानते ही हैं। चलिए, तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आंसर आया आरबीसी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त का कार्य नहीं है? रक्त ऊतकों में पोषक तत्वों का वितरण करता है, बिल्कुल सही है। ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा ऊतकों को CO2 का वहन करता है, क्या ये कार्य रक्त का है? तो ये भी कार्य जो है वो रक्त का है। 2 सही हैं। इसके बाद उत्तेजन के लिए शरीर के विभिन्न भागों में अपशिष्ट उत्पादों का वहन करना, ये भी जो कार्य है वो रक्त का है। लेकिन कट जाने या घायल होने पर रक्त का थक्का बनने से रोकना नहीं, बनाना ही काम होता है रक्त का। बनने से रोकना ये गलत है। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न में पूछा था कौन सा रक्त का कार्य नहीं है, तो कट जाने पर थक्का बनने से रोकना एक कार्य रक्त का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर द इसका
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षुद्रांत या जिसको बोलते हैं छोटी आंत, इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन, द्वारा अवशोषित और रक्त द्वारा कोशिकाओं में स्थानांतरित ग्लूकोज का क्या होगा। छोटी आंत ने, जैसे आपने कोई भोजन किया, छोटी आंत ने उसका अवशोषण किया और रक्त में घोल दिया, उसका फिर होता क्या है, तो शरीर के निर्माण में सहायता करेगा, रोग रोधक क्षमता प्रदान करेगा, या CO2 में टूट जाएगा और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, या फिर बाहर उत्सर्जित होगा। क्या कार्य करेगा बताइए छोटी आंत द्वारा अवशोषित ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 में टूटकर। क्या हो जाएगा, CO2 में टूटकर क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। कौन, ग्लूकोज। CO2 में टूटकर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। इसलिए आप जो है देखते हैं, जो एथलीट होते हैं उनको ग्लूकोज का घोल दिया जाता है ताकि तुरंत ऊर्जा मिले। वो क्या करते हैं, झट से जाते हैं और CO2 में टूट के ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, यानी ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम डिस्कस अभी तक कर चुके हैं इस वीडियो में 25 प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गर्भाशय महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है, इसका क्या कार्य है। गर्भाशय का कार्य क्या है, अंडे बनाना, बच्चे का विकास करना, या शुक्राणु का निर्माण करना, या फिर अंडे या शुक्राणु का संप्रेषण करना। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है कि गर्भाशय क्या कार्य करता है। तो गर्भाशय जो है बच्चे के विकास को करने का कार्य करता है। कौन, गर्भाशय। इसका ऑप्शन नंबर बा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव में रक्त परिचालित होता है। रक्त वाहिका का नाम बताना है जिसमें मानव में रक्त परिचालित होता है। बाह्यकरण के द्वारा, निलय के द्वारा, धमनी और सिरा के द्वारा, जाइलम और पोषवाह के द्वारा। तो आप जानते हैं हमारे पूरे शरीर में धमनी और सिराओं के द्वारा पूरा रक्त परिचालित होता है, यानी पूरे शरीर में रक्त धमनी और सिराओं के माध्यम से जाता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी जो है हृदय से विभिन्न अंगों में O2 युक्त यानी ऑक्सीजन से घुलित शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती हैं। कहाँ तक, अंगों तक। और अंगों से अशुद्ध रक्त लाने का कार्य करती हैं। कौन, सिराएं। कौन, सिराएं। अच्छे से समझ लेना, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी हृदय से O2 युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, और सिराएं CO2 युक्त रक्त विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती हैं। और जो है एक धमनी जो है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, सभी धमनियों में शुद्ध, लेकिन एक धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो है आपकी फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और एक सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो है आपकी फुफ्फुस सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो आप धमनी और सिरा में अंतर समझ रहे होंगे। और जो भी इंजेक्शन डॉक्टरों द्वारा लगाया जाता है वो किस में लगाया जाता है, सिराओं में लगाया जाता है, ताकि ये हृदय में जाके पंप होके इसमें जो भी कचरा हो साफ सफाई होके फिर अंगों तक पहुँचे। तो इंजेक्शन जो है किस में लगाया जाता है, सिराओं में लगाया जाता है। सिराएं रंग में कैसी होती हैं, नीली होती हैं, इसलिए ऊपर त्वचा में हमें दिखाई देती हैं सिराएं। और धमनियाँ रंग में कैसी होती हैं, लाल होती हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अगला है, एबीओ रुधिर वर्ग किसका उदाहरण है। बताइए, एबीओ रुधिर वर्ग किसका उदाहरण है। तो एबीओ जो रुधिर वर्ग है वो है बहुयुग्मी विकल्प का उदाहरण है। इसमें बहुत से कुल 6 युग्म होते हैं, बहुत से युग्म होते हैं। वो एबीओ रुधिर वर्ग जो उदाहरण है वो उसका है बहुयुग्म विकल्पी का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बच्चे का रुधिर समूह O है, उसके पैतृक का रुधिर समूह नहीं हो सकता। किसका, जो अगर किसी बच्चे का रुधिर समूह O है तो उसके पैतृक का रुधिर वर्ग यानी मम्मी पापा का रुधिर कौन सा नहीं हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता है कौन सा, AB। कौन सा, AB। AB कभी नहीं हो सकता है अगर किसी बच्चे का रुधिर वर्ग O है तो। ठीक है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे कौन सा रुधिर वर्ग कब किसका होता है, तो उसमें आप अच्छे से समझ लेना। रक्त का
कौन सा घटक थक्के में सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा घटक सहायक है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या बिंबाणु? बताइए, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है? तो आप कहेंगे सर रक्त का थक्का जमने के लिए जो सबसे सहायक है वो होता है हमारा क्या? बिंबाणु। क्या? बिंबाणु। और बिंबाणु का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। बिंबाणु का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स। तो ये ही रक्त के थक्का जमने में सहायक होते हैं। किसके साथ? विटामिन के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय हो जाती हैं? अगर बाहर से कोई रक्त शरीर में प्रवेश किया या कोई बीमारी शरीर में प्रवेश की बाहर से, तो सबसे पहले कौन देखेगा उसको? चौकीदार। चौकीदार में कौन होगा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी सैनिक कोशिकाएं। तो सबसे ज़्यादा जो सक्रिय होंगी वो कौन हो जाती हैं? डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे जो सही आंसर निकलेगा डब्ल्यूबीसी, क्योंकि अगर कोई शत्रु वार करता है तो सबसे पहले कौन अलर्ट होता है? देश के सैनिक। और शरीर के सैनिक कौन है? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाती हैं जब कोई भी बाहरी संक्रमित रोग शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन परिवहन करता है? तो ये काम किसका है? ऑक्सीजन परिवहन का कार्य किसका है? ऑक्सीजन परिवहित होती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में। तो ऑक्सीजन परिवहन का काम कौन करेगा फिर? आरबीसी। निसंदेह आप कहेंगे बिल्कुल आरबीसी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। ये भी वीडियो में आपको समझाया है। लाल रक्त कणिकाएं यानी एरिथ्रोसाइट। क्या? इनका नाम है, लाल रक्त कणिकाओं का नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को हमने कहा था लाल रक्त कणिकाएं, RED, रेड। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, इस प्रकार से हमने याद रखाया था। तो लाल रक्त कणिकाओं का नाम है एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट और एक कोई नहीं है। ठीक है, तो दो नाम दिए गए हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट। ठीक है, और प्लेटलेट्स का क्या नाम था? थ्रोम्बोसाइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लसिका है डब्ल्यूबीसी रहित रक्त, आरबीसी रहित रक्त, स्वयं जीव द्रव्य, लघु पट्टिकाओं से रहित जीव द्रव्य। क्या है लसिका? बताइए। जो है लसिका है, लसिका क्या है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका आरबीसी रहित रक्त। क्या? आरबीसी रहित रक्त क्या कहलाता है? आरबीसी रहित रक्त कहलाता है लसिका। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 सही। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 36 की ओर। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि? ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं क्यों कहा जाता है? विशिष्ट कारण नहीं है, या वे रोगों से लड़ती हैं इसलिए, या वे बूंद दूध के बूंद जैसी दिखती हैं इसलिए, या वे रंगहीन होती हैं इसलिए। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं क्यों कहा जाता है? बताइए। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कैसी होती हैं? रंगहीन होती हैं। कैसी होती हैं? रंगहीन होती हैं, इसलिए ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिन में नवीनीकृत हो जाती हैं? यानी 120 दिन में मर के नई बन जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लघु पट्टिकाएं या फिर रक्त? तो आप अच्छे से जानते हैं, इस वीडियो में 2 से 3 बार डिस्कस अभी भी कर चुके हैं कि जो है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। यानी 120 दिन में लाल रक्त कणिकाएं मर के नई लाल रक्त कणिकाएं बनने लगती हैं। तो 120 दिन का जो जीवन काल होता है वो किसका होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। श्वेत रक्त कणिकाओं का कितना बताया था? 4-5 दिन, है ना। चलिए, तो इसका आंसर है लाल रक्त कणिकाएं।
चलिए अगला है, उस पनीते द्रव का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। पनीते यानी पानी से युक्त द्रव का नाम बताना है जिसमें जो है सभी रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। देखिए दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। रुधिराणु में 3 प्रकार बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो प्लाज्मा होता है, मान लीजिए इसका एक उदाहरण समझते हैं। प्लाज्मा पानी है, रुधिराणु शक्कर, चाय पत्ती, चीनी जो है दूध है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है पानी में क्या क्या घुला होता है, तो चाय बनाने के लिए प्लाज्मा यानी पानी में क्या क्या घुला होगा, शक्कर घुली होगी, चाय पत्ती घुली होगी, और क्या घुला होगा, अदरक अगर उसमें डालेंगे तो अदरक घुला होगा, इलायची घुली होगी। यानी प्लाज्मा घोल है और इसमें क्या क्या घुला होता है, सब कुछ द्रव में घुला रहता है। तो जो है जीव द्रव, इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका जीव द्रव या प्लाज्मा, पनीत द्रव। यानी जो द्रव में सब कुछ तैरता रहता है, चाय की पत्ती, शक्कर, सब कुछ तैरता है, किस में तैरता है, पानी में। तो पनीते द्रव को जो कहते हैं रक्त में, प्लाज्मा यानी जीव द्रव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह कौन से रोग के लक्षण हैं। अगर रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो कौन से रोग के लक्षण होंगे। तो आप जानते हैं कि जब रुधिर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वह जमकर भयंकर दर्द उत्पन्न करता है, जिसको कहा जाता है गठिया। क्या कहा जाता है, गठिया रोग। एमपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि। ए बी जो रक्त समूह है उसको सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं, या एंटीजन की कमी होती है, या फिर एंटीजन व एंटीबॉडीज दोनों अनुपस्थित होते हैं, या फिर उसमें एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं। किस लिए ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, बताइए। तो देखिए ए बी को सर्वग्राही इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं, और जब कोई विरोध ही नहीं करेगा तो कोई भी आ जा सकता है। तो विरोध कौन करता है, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज अनुपस्थित हैं रक्त ए बी में तो कोई भी आ सकता है। तो ए बी को सर्वग्राही इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ 40 प्रश्नों को डिस्कस किया है इस वीडियो में, और ये जो है रक्त के पीईवी के द्वारा अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो उम्मीद करते हैं आपने पूरा देख लिया है, और वीडियो को लाइक अगर आपको पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पीईवी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो पटवारी हो, जल प्रहरी हो, वन रक्षक हो, या अन्य कोई आने वाली परीक्षाएं हो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।